आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर 8 निर्माण उद्योग पढ़ने वाले हैं, जिसका यह पार्ट 2 है। तो इसमें देखते हैं मुख्य उद्योग। तो मुख्य उद्योग क्या होता है? तो देश के औद्योगिक विकास के लिए लौह इस्पात उद्योग एक मूल आधार होता है। कोई भी देश का विकास करना है तो लौह इस्पात उद्योग होना चाहिए। सूती वस्त्र उद्योग हमारे परंपरागत उद्योग हैं। जो सूती वस्त्र उद्योग है वह परंपरागत उद्योग है। और चीनी उद्योग स्थानीय कच्चे माल पर आधारित है। चीनी जो उद्योग है वह कच्चा माल पर आधारित उद्योग है। अब हम देखते हैं लौह इस्पात उद्योग। तो लौह इस्पात उद्योग से भारत में तीव्र औद्योगिक विकास हुआ है। सभी उद्योग लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर करते हैं। कोई भी उद्योग है तो वह लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर करेगा, क्योंकि अगर चीनी उद्योग है तो उसमें मशीन जो है वह लोह इस्पात उद्योग द्वारा ही बनाया गया है। कच्चा माल तो लोह अयस्क और कोककारी कोयला, चूना पत्थर, ये सब लोह इस्पात उद्योग के कच्चा माल है। और फिर डोलोमाइट, मैग्नीज और अग्नीस हमृतिका, ये जो है वह कच्चा माल है। सभी कच्चे माल स्थूल भार ह्रास वाले होते हैं। जितने भी लोहा इस्पात में कच्चे माल होते हैं वह भार वाले होते हैं, अधिक भार वाले। भारत में छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों को समाविष्ट करते हुए एक अर्धचंद्राकार प्रदेश है, जो कि उच्च कोटि के लौह अयस्क, अच्छे गुणवत्ता वाले कोककारी कोयला और अन्य संपूरकों से समृद्ध है। इसके अंतर्गत द्वितीयक उत्पाद, ढलाई मिलें और आनुषंगिक उद्योग भी आते हैं। अगला टॉपिक है एकीकृत इस्पात कारखाने। तो इसमें पहला है टाटा लौह इस्पात कंपनी, जो टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो यह मुंबई कोलकाता रेलवे मार्ग के बहुत निकट स्थित है। ये जो टाटा लौह इस्पात कंपनी है वह मुंबई कोलकाता रेलवे मार्ग के आसपास है। यह निर्मित सामानों को कोलकाता पत्तन, जो 240 किलोमीटर दूर है, वहाँ से निर्यात किया जाता है। यहाँ जो निर्मित होता है टाटा कंपनी में, वहाँ यहाँ पे पानी जो है टाटा लौह इस्पात कंपनी में पानी जो है सो स्वर्ण रेखा एवं खारकोई नदी से प्राप्त किया जाता है। और लोहा जो है सो नोवामुंडी और बादाम पहाड़ी से। और कोयला जो है सो जोड़ा खानों, जो उड़ीसा से है, वहाँ से लाया जाता है। और कोककारी कोयला जो है सो झरिया और पश्चिमी बोकारो कोयला क्षेत्र से मंगाया जाता है। दूसरा है भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी ISCO। तो पहला कारखाना जो है सो हीरापुर में स्थापित किया गया था और दूसरा कारखाना कुल्टी में स्थापित किया गया था। 1937 में भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी के साहचर्य से बंगाल स्टील कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। बर्नपुर, जो पश्चिम बंगाल में है, लोहा और इस्पात के उत्पादन की दूसरी इकाई की स्थापना की गई थी। यहाँ सभी क्षेत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्रों, जो रानीगंज, झरिया और रामगढ़ के निकट कोलकाता आसनसोल रेल मार्ग पर स्थित हैं। लौह अयस्क जो है सो सिंहभूम झारखंड से प्राप्त किया जाता है। और जल जो है दामोदर नदी की सहायक नदी जो है बराकार, उससे प्राप्त किया जाता है। 1972-73 में भारतीय लोहा और इस्पात कारखानों से इस्पात उत्पादन बहुत कम हो गया और संयंत्र सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। तीसरा है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स। तो तीसरा एकीकृत इस्पात संयंत्र विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स है, जो प्रारंभ में मैसूर लोहा और इस्पात वर्क्स के नाम से जाना जाता था। बाबा बुदन की पहाड़ियों के नाम गुंडी से लौह अयस्क क्षेत्रों के निकट स्थित है। यह प्रपात जल विद्युत परियोजना जो है सो जल विद्युत का उपयोग किया जाता है। प्रपात जल विद्युत परियोजना जहाँ पे बनाया गया है वहाँ से जल विद्युत उपयोग किया जाता है। और जल जो है सो भद्रावती नदी से प्राप्त किया जाता है।
विशिष्ट इस्पात एवं एलॉय का उत्पादन होता है यहाँ पे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 57 में चल रहा था, 1956 से 61 तक। तो 1956-57 में 3 नए एकीकृत इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई थी। पहला राउरकेला जो उड़ीसा में है, दूसरा भिलाई छत्तीसगढ़ में, तीसरा दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL के अधिकार में थे यह तीनों संयंत्र। 1973 में इन संयंत्रों के प्रबंधन के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAIL की स्थापना की गई थी। चौथा है राउरकेला इस्पात संयंत्र। तो इसे जर्मनी के सहयोग से 1959 में ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया था। कच्चे माल की निकटता पर आधारित है यह उद्योग। राउरकेला झरिया जो झारखंड में है से कोयला और सुंदरगढ़ और कुंदेझर से लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। हीराकुंड परियोजना से जो है सो विद्युत शक्ति का उपयोग किया जाता है और जल जो है सो कोयल और शंख नदियों से प्राप्त होता है। पांचवा है भिलाई इस्पात संयंत्र। तो इसकी स्थापना रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई। 1959 में इसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया और लौह अयस्क जो है सो डल्ली राजहरा खानों से ली जाती है और कोयला जो है सो कोरबा और करगाली कोयला खानों से प्राप्त होता है। जल जो है सो तंदुला बांध से प्राप्त किया जाता है और विद्युत शक्ति जो है सो कोरबा ताप शक्ति गृह से प्राप्त किया जाता है। कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर यह भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। अधिकांश उत्पादन विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड में चला जाता है। छठा है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। तो स्थापना इसकी जो है सो यूनाइटेड किंगडम की सरकार के द्वारा किया गया था पश्चिम बंगाल में। 1962 में इसमें उत्पादन प्रारंभ किया गया था। रानीगंज और झरिया से कोयला की पेटी में स्थित है। लौह अयस्क जो है सो नोवा मुंडी से प्राप्त किया जाता है और दुर्गापुर कोलकाता दिल्ली रेलवे मार्ग पर यह दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थित है। जल विद्युत शक्ति और जल जो है सो दामोदर घाटी कॉरपोरेशन DVC से प्राप्त किया जाता है। सातवां है बोकारो इस्पात संयंत्र। तो इसकी स्थापना जो है सो रूस के सहयोग से 1964 में बोकारो में किया गया था। परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर इसका स्थापना किया गया था और लौह अयस्क जो है सो राउरकेला बोकारो और राउरकेला से प्राप्त किया जाता है। कच्चे माल जो है सो बोकारो को लगभग 350 किलोमीटर की परिधि के अंदर प्राप्त हो जाता है। 350 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर में कच्चा माल प्राप्त हो जाता है और जल और विद्युत शक्ति जो है वह दामोदर नदी घाटी कॉरपोरेशन द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला टॉपिक है अन्य इस्पात संयंत्र। तो चतुर्थ योजना के समय 3 संयंत्र दक्षिणी भारत में स्थापित किए गए थे। पहला विशाखापट्टनम में जो आंध्र प्रदेश पहला पतन आधारित संयंत्र है और शुरुआत इसकी 1992 में हुई थी विशाखापट्टनम का। दूसरा है विजयनगर इस्पात संयंत्र। तो होसपेट जो कर्नाटक में स्थित है। स्वदेशी तकनीकी का उपयोग किया जाता है इसमें। आसपास के क्षेत्रों से लौह अयस्क और चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। तीसरा सेलम इस्पात संयंत्र जो तमिलनाडु में है। यह 1982 में चालू किया गया था। देश के विभिन्न भागों में 206 से अधिक इकाइयां स्थापित की गई है। अगला टॉपिक है सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग का वितरण जो है सो सर्वप्रथम मुंबई एवं अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ था। तत्पश्चात दक्षिण भारत के में कोयम्बटूर मदुरई और बंगलौर में यह उद्योग फैला। इसके अतिरिक्त नागपुर इंदौर सोलापुर कानपुर बड़ौदा आदि केंद्र बन गए। आज तमिलनाडु में सबसे अधिक मिले हैं सूती वस्त्र उद्योग का और कारण जो है समस्त देश में है।
अगला टॉपिक है सूती वस्त्र उद्योग के विस्तार के प्रमुख कारण। तो सस्ते स्थानिक श्रम इसमें मिल जाते हैं और विद्युत शक्ति की उपलब्धता होती है। कच्चा माल एवं उत्पादित माल हल्का होने के कारण यह बाजार केंद्रित उद्योग है, अर्थात कच्चे माल जो कपास के स्रोत के पास नहीं वरन बाजार के पास उद्योग का होना है। परिवहन सुविधा का विकास, ये सब अच्छा रहेगा तो वहाँ सूती वस्त्र उद्योग का विकास होगा। अगला टॉपिक है सूती वस्त्र उद्योग के सेक्टरों के नाम। तो मुख्यतः दो सेक्टर है, पहला हथकरघा सेक्टर और दूसरा है विद्युत करघा सेक्टर। तो उत्पादन भी सीमित होता है, तो हथकरघा सेक्टर में जो सेक्टर स्थानिक श्रम तथा कच्चे माल पर निर्भर करता है तथा इसका उत्पादन भी सीमित होता है। दूसरा विद्युत करघा सेक्टर, तो यह विद्युत करघा सेक्टर में कपड़ा मशीनों द्वारा उत्पादित किया जाता है और यह सेक्टर देश के कुल उत्पादन का 50% भाग उत्पादित करता है। अगला टॉपिक है भारत में सूती वस्त्र उद्योग की समस्याएं। तो देश में लंबे रेशे वाली कपास का उत्पादन कम है, अतः इसे विदेशों से आयात करना पड़ता है। सूती कपड़ा मिलों की मशीनरी पुरानी है, अतः इसे विदेशों से आयात करना पड़ता है। मशीनरी के आधुनिकीकरण के लिए स्वचालित मशीनें लगाना आवश्यक है, जिसके लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है। चौथा है देश में हथकरघा उद्योग में प्रतिस्पर्धा। पांचवा, विदेशों में भी चीन व जापान के तैयार वस्त्रों से अधिक स्पर्धा करनी पड़ती है, क्योंकि वह सब सस्ते होते हैं और भारत में जो बनता है वह महंगा होता है।